मेरा नाम माही है। मेरी उम्र 25 साल है। हर लड़कियों की तरह मेरी भी शादी बहुत ही धूमधाम के साथ मेरे मम्मी पापा ने एक बहुत ही बड़े मुखिया के बेटे के साथ कर दी। इस परिवार का गांव में अच्छा नाम था। सभी लोग इन्हें इज्जत सम्मान देते थे। अभी अभी मेरी शादी हुई थी कि शादी के एक सप्ताह बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर विदेश चले गए, क्योंकि उन्होंने वहीं पर पढ़ाई की थी और अब वहीं पर जॉब भी कर रहे थे। वो कहते थे कि मुझे गांव में मन नहीं लगता है और अगर मैं अच्छी जॉब ना करूं तो मेरी इतनी पढ़ाई करने का क्या मतलब है। लेकिन मेरे ससुर जी चाहते थे वो अब गांव में ही रहकर अपने खानदानी कारोबार को आगे बढ़ाए, यहाँ की जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाए। लेकिन मेरे पति को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह तो गांव भी बहुत ही कम आते थे। इसी वजह से मेरे ससुर हमेशा चिंतित रहते थे। अभी तो वह सिर्फ शादी करने के लिए छुट्टी लेकर आए थे और फिर शादी के एक सप्ताह बाद ही मुझे छोड़कर विदेश चले गए। मैंने उनसे बार बार कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में मेरा दिल नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार इस भरी जवानी में मुझे तन्हा और अकेला छोड़ ही दिया। हालांकि विदेश जाने के पहले मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद अब मेरा रुतबा बिल्कुल रानी की तरह हो गया था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर हर वक्त मौजूद रहते थे। घर में और कोई औरत थी भी नहीं जो कि मुझे कुछ रोक टोक करती, क्योंकि मेरी सास काफी दिन पहले इस दुनिया से जा चुकी थी और मेरे पति इकलौता बेटा थे। उनकी कोई बहन भी नहीं थी, इसलिए इस घर में मेरे अलावा और कोई भी औरत नहीं थी। मेरे मम्मी पापा बहुत ही करीब थे और हम लोग भी गांव में ही रहते थे। इसलिए जब अंकित का रिश्ता मेरे लिए आया तो मम्मी पापा बहुत ही खुश हो गए कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है, जो कि किसी सपने से कम नहीं था। वह सपना जो कि हर लड़की देखती है कि उसको अच्छा पैसे वाला ससुराल मिले। शादी करके जब विदा होकर मैं इस घर में आई थी तो शादी की रात तो मेरी बहुत ही अच्छी बीती थी। मुझे अंकित ने बहुत ही प्यार दिया था। हम दोनों की रात एक दूसरे की बाहों में किस तरह बीत गई पता ही नहीं चला। और अगली सुबह जब मैं सोकर उठी, मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ टेबल पर खाना लगाया और ससुर जी और अंकित को नाश्ता करने के लिए बुलाया, क्योंकि सारे काम यहाँ पर नौकर ही करते थे। घर के साफ सफाई से लेकर खाना बनाना सभी नौकरों का ही काम था। जब नाश्ता करने के लिए अंकित और ससुर जी बैठे, तब उसी समय मेरे पति बोले, पापा मुझे फिर से काम के लिए विदेश जाना होगा, क्योंकि मेरी छुट्टियां अब खत्म हो रही है। मेरे ससुर जी ने कहा, कुछ दिन और रुक जाते तो बहुत ही खुशी होती। फिर अंकित कहने लगे, मैंने आपकी बात मानकर शादी की और जितना हो सका छुट्टी ले ली, लेकिन अब और मैं ज्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे अपना करियर भी बनाना है। फिर ससुर जी बोले, अब तुम यहीं पर रहकर यहाँ का कारोबार संभालो। लेकिन मेरे पति ने साफ मना कर दिया और कहा, नहीं मैं गांव में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। इस बार ससुर जी कुछ नहीं बोले और नाश्ता करने लगे। फिर एक सप्ताह के बाद ही मेरे पति मुझे और ससुर जी को छोड़कर विदेश चले गए। मेरे पति के विदेश जाने के बाद घर में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अंकित के ना रहने के कारण मुझे एक जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे उनकी बहुत ही याद आ रही थी। मैं अंकित को कहा भी था कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं अभी तुम यहीं पर रहो और पापा की देखभाल करो। कुछ दिन बाद मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा, तब तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। और फिर मैं उसे कुछ न कह सकी। अंकित सुबह विदेश चले गए थे और अब दिन भर मैं यूं कमरे में बैठे बैठे आराम करती रही, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं। सारे काम तो नौकर ही करते थे और अब शाम हो चुकी थी। इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी ही थे और कुछ नौकर थे जो कि काम खत्म होने के बाद शाम में अपने घर चले जाते थे। अब मेरा समय यूं ही गुजरने लगा। अभी अंकित को गए हुए एक सप्ताह भी हुआ था कि मुझे अभी जरा भी अंकित के बिना मन नहीं लगने लगा। मुझे उसकी बहुत ही याद आने लगी। एक तो मुझे उसकी तन्हाई सताती थी, ऊपर से ससुर जी की बातें मुझे बहुत ही बेचैन कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ससुर जी इस तरह से क्यों कर रहे हैं। एक दिन मैं ससुर जी कमरे की तरफ से गुजर रही थी तो मैंने सुना कि ससुर जी किसी से फोन पर बातें कर रहे थे और कह रहे थे, मैं इतनी बड़ी हवेली का मालिक हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, नौकर चाकर बैंक बैलेंस सभी कुछ मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही तन्हा और अकेला हूँ और अब यह अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ससुर जी जिस तरह से बातें कर रहे थे
मुझे इतना समझ में आया कि जरूरी है ससुर जी के कोई पुराने मित्र होंगे। फिर उधर से वो मित्र ससुर जी से कहने लगे, तू शादी क्यों नहीं कर लेता है? क्योंकि अभी तेरी उम्र ही कितनी हुई है? अभी तो तू मात्र 50 साल का है और तुझे पूरा हक है तू भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सके। तेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। कोई भी अच्छी लड़की तुझसे शादी करने के लिए मना नहीं करेगी। तू ट्राई तो कर। फिर ससुर जी बोले, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इस बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे अब अकेला रहना बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। इतने साल बेटे के लिए किया, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी संवारना चाहता हूँ और अब मैं भी शादी करूंगा। ससुर जी की बातें सुनकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गई। ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। यह मैंने क्या सुन लिया था कि ससुर जी फिर से शादी करना चाहते हैं? मैं सोचने लगी, अगर घर में मेरी नई सास आ जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? अभी तो मैं इस घर में रानी बनकर रह रही हूँ। सभी नौकर चाकर मेरी बात सुनते हैं, लेकिन अगर कोई नई औरत आई तो मेरी इस रानी जैसी जिंदगी का क्या होगा? काफी देर तक मैं सोचती रही कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर ससुर जी ने शादी कर ली तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि अंकित तो यहाँ पर है नहीं। वह नई लड़की मुझे अपना गुलाम बना लेगी और उस वक्त ससुर जी भी सिर्फ उसी लड़की का बात मानेंगे, क्योंकि वो लड़की अपनी जवानी और खूबसूरती के बल पर ससुर जी को तो पहले ही गुलाम बना चुकी होगी। मेरा तो दिमाग ये सब सोच सोच कर चक्कर आने लगा था, लेकिन अब मैंने मन ही मन निर्णय ले लिया था, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं इस तरह अपने हाथों से सभी कुछ नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी रानी वाली जिंदगी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। इस पूरे घर की अकेली अगर कोई रानी है तो वह मैं ही रहूंगी और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। हाँ, अब मैं कुछ करूंगी और मुझे समझ में आ गया है कि मैं क्या करूंगी। फिर जैसे ही रात होती है, मैंने एक गिलास दूध लिया और ससुर जी कमरे में चली गई। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो ससुर जी ने मुझे देखते ही कहा, अरे बहू, अंदर आ जाओ। मैंने उन्हें दूध का गिलास दिया और फिर मैं वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी। अभी मैं वापस आ ही रही थी कि उसी वक्त मुझे ससुर जी को अंकित से फोन पर बातें करते हुए सुने। फोन पर ससुर जी बोल रहे थे, बेटा, मैं तुम्हें एक बात कहने से रह गया था। अंकित ने कहा, बोलिए पापा, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। फिर ससुर जी बोले, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब मैं इस अकेलेपन से बिल्कुल ही थक चुका हूँ। मेरे दोस्त ने भी इस उम्र में शादी की और वो खुश है। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरा ख्याल रखे। ससुर जी की बात सुनकर अंकित गुस्सा होकर कहने लगे, पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या आपने यही सब सुनाने के लिए मुझे फोन किया था? देखिए पापा, मैं बहुत ही बिजी हूँ और आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मुझे आप इन सब लफड़े में मत घसीटो। इतना कहकर अंकित ने फोन काट दिया और फिर उसके बाद ससुर जी क्या सोचने लगे यह मैं नहीं जानती थी, लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी। अब अगर ससुर जी ने शादी करने का फैसला ले लिया है तो वह जल्दी अपने फैसले पर मोहर भी लगा देंगे, और अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो जल्दी इस घर में कोई और आ जाएगा और फिर मेरी रानी जैसी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अंकित तो मुझे कुछ भी ध्यान ही नहीं देते थे। वो बस अपने काम में ही बिजी रहते थे। मैं अगर अंकित को फोन करके कुछ कहती भी तो अंकित मुझे हमेशा यही कहते थे, अभी मैं बिजी हूँ, फालतू सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और अब ससुर जी के सहारे ही मैं यहाँ पर रानी वाली जिंदगी जी रही थी, और अगर ससुर जी भी शादी कर लेते हैं तो मेरे पास कोई सहारा नहीं रहेगा। मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ तो करना होगा। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैं जानबूझकर रसोई घर में जाकर पानी की बोतल उठाने का बहाना बनाकर गिर गई और जोर से चिल्लाई, अरे बाप रे बाप! मेरी आवाज सुनकर ससुर जी भागते हुए आए और बोले, अरे बहू, क्या हुआ? मैंने मासूमियत से कहा, ससुर जी, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे मेरा पैर फिसल गया। मैं तो बस पानी लेने आई थी। ससुर जी ने फौरन मुझे उठाया, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आओ मेरे कंधे पर। वो मुझे धीरे धीरे मेरे कमरे तक लेकर गए। मैं बिस्तर पर ठीक से लेट भी नहीं पा रही थी। ससुर जी मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिए और बोले, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी, इतनी रात को डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? अलमीरा की डोर में मालिश की दवा रखी है, आप सिर्फ मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही लगा लूंगी। ससुर जी ने मुझे वो दवाइयाँ लाकर दे दी, लेकिन कमर में इतनी जोर की दर्द थी कि मैं खुद लगा ही नहीं पा रही थी। मुझे कष्ट में देखकर ससुर जी कहने लगे, लाओ मैं लगा देता हूँ। अब मैंने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका दिया।
अब ससुर जी हल्के हल्के हाथों से मुझे दवाइयाँ लगाने लगे। बहुत दिनों के बाद मैं किसी मर्द के स्पर्श को महसूस कर रही थी। मैंने अब अपना शरीर एकदम से ढीला छोड़ दिया और ससुर जी से कहा, थोड़ा और अच्छे से लगा दीजिए ताकि आराम हो जाएगा। ससुर जी लगातार दवाइयाँ लगाते रहे और फिर धीरे धीरे उनका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे शरीर पर फिसलने ही वाला था कि अचानक उन्हें न जाने क्या एहसास हुआ। वह उठकर जाने लगे। तब मैंने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ससुर जी मैं जानती हूँ आप अकेलेपन से थक गए हैं। जैसे कि मैं अंकित के बिना अकेला महसूस करती हूँ, वैसे ही आपको भी अकेलापन महसूस होता होगा। अंकित को गए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन वो मेरे साथ ना तो ठीक से बात करते हैं और न ही यहाँ पर आने के बारे में बोलते हैं। मैं क्या करूं? ससुर जी, मैं जो कहना चाह रही हूँ आप तो समझ रहे होंगे। मेरी बात सुनने के बाद थोड़ी देर ससुर जी चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, बहुत तुम सही कह रही हो, हमें अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने ससुर जी की तरफ कुछ इशारा किया। अब ससुर जी मुझे कहने लगे, आज तुम्हारे स्पर्श ने मुझे वह एहसास कराया जो कि मैं कब से चाह रहा था। अब मैं इस चीज के बिना बिल्कुल भी न रह पाऊंगा। और फिर यह कहकर ससुर जी बेड पर चले आए। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ न जाने कितनी देर तक अपने प्यास बुझाते रहे। मैं तो जवान थी ही, ससुर जी की उम्र भले ही ज्यादा हो गई थी, लेकिन वो अभी भी काफी मजबूत थे। हम दोनों ने जब एक दूसरे के साथ अच्छे से खेल खेल लिया, तब इस खेल ने मुझे यह एहसास दिलाया कि ससुर जी तो अंकित से भी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं। हमारा यह खेल करीब 1 घंटे तक चलता रहा। आखिर में जब हम दोनों थक कर सो गए, तब ससुर जी मुझे बोले, तुम्हें पता है मैं सालों से इस अकेलेपन से जूझ रहा था और मुझे कभी भी अंदाजा नहीं था इस तरह से मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां आएगी। आज मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वह मेरे लिए बहुत ही खास है। अब मुझे शादी करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। उनकी यह बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। अब मुझे इस घर में अपनी जगह खोने का डर नहीं था। ससुर जी ने कहा, तुम्हें पता है हमारी तिजोरी में क्या क्या है? आओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। वह मुझे एक पुराने अलमीरा के पास ले गए जो पूरी तरह से पैसों से भरी हुई थी। मैंने इतनी दौलत जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ससुर जी ने कहा, यह दौलत मेरे दादा के समय से चली आ रही है। वो इस गांव के राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका खुलासा नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि गांव वालों को भी कभी भी पता चले कि हम लोगों के पास इतने सारे धन दौलत है, नहीं तो हमारे दुश्मन बढ़ जाते। ससुर जी की बात सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगी, अच्छा ही हुआ जो मैंने ससुर जी को सही समय पर अपने करीब कर लिया, वरना यह सब मुझसे छिन जाता। अब हम रोज एक दूसरे के साथ खेल खेलने लगे और वक्त बिताने लगे। अब मेरी जिंदगी में भी खुशियां लौट आई थी। ससुर जी अब पहले से भी कहीं ज्यादा खुश रहने लगे थे और मैं भी उसके संगत से खुश थी। अब इस घर में सब कुछ मेरे नियंत्रण में था। अंकित अपने काम में इतना व्यस्त थे, उसे हमारी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। अब तो वह मुझे फोन भी नहीं करते थे और अब मैंने भी उन्हें फोन करना सही नहीं समझा। ससुर जी ने मुझे वह खुशी दी थी जिसे मैं कब से चाह रही थी। अब इस घर की असली मालकिन मैं ही थी। हमारी दुनिया में सुबह कब होती और शाम कब होती हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता था। ससुर जी बोलते, इतनी खुशी और इतनी अच्छी जिंदगी मैंने कभी नहीं सोची थी। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब मैं इस घर की सच्ची रानी बन गई थी। ना कोई चिंता, ना कोई कमी। कुछ महीनों के बाद मुझे महसूस होने लगा मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है और मुझे बार बार उल्टियां भी आने लगी थी। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गर्भवती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा अंकित का है या मेरे ससुर जी का है। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर ससुर जी को यह बात बताया। ससुर जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, सुमन यह बच्चा मेरा ही है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब हम इस बच्चे को अंकित से छुपाकर कैसे रखेंगे? आखिर बताना तो पड़ेगा ही। मुझे भी समझ में आ गया था इस रिश्ते की सच्चाई को छुपाना आसान नहीं है। अंकित भी घर वापस आने वाले थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। मेरे और ससुर जी के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। और फिर एक दिन जैसे ही अंकित अचानक से घर वापस आए, मुझे गर्भवती देखकर गुस्सा होकर कहने लगे, सुमन आखिर तुम्हारे पेट में किसका पाप पल रहा है? आखिर बच्चा किसका है? मैंने कहा, अंकित यह तुम्हारा बच्चा है। लेकिन अंकित को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था और मुझे भी पता था यह बच्चा अंकित का नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती उसे यही कह रही थी कि तुम्हारा बच्चा है।
अंकित मुझे गुस्से से बार बार चिल्ला चिल्ला कर जलील करते जा रहा था। मैं चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही थी और बस एक ही बात कह रही थी, यह तुम्हारा बच्चा है। ससुर जी भी वहीं पर चुपचाप खड़े हम दोनों की बातों को सुन रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपनी नजरें शर्म के मारे नीचे कर रखी थी। अंकित बार बार मुझे एक ही बात कह रहे थे, यह बच्चा मेरा नहीं है, और मैं भी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, यह उसी का बच्चा है। फिर अचानक से अंकित ससुर जी को देखकर कहने लगे, पापा आप ही बताइए, आपको इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं। ससुर जी थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, अंकित यह बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। अंकित ने जैसे यह बात ससुर जी के मुंह से सुने, वह गुस्सा से पागल हो गया और मुझे बहुत ही भला बुरा कहने लगा और फिर मुझे तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर विदेश चला गया। अब मुझे ससुर जी के साथ अपनी जिंदगी एक नए सिरे के साथ जीना था। अंकित के जाने के बाद मैंने और ससुर जी ने अपने इस बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया। मैं अब इस घर की असली मालकिन बन चुकी थी और ससुर जी ने भी मुझे वो अधिकार दे दिया था। अब हम दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। मैंने सोचा शायद यही मेरी किस्मत थी। अब मैं इस घर की रानी बनकर रहने लगी। अब इस घर की सारी दौलत मेरी थी। इस तरह मेरे और ससुर जी की जिंदगी में नया मोड़ आ चुका था, जहां पर कोई भी रुकावट नहीं थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हालात इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो सही और गलत के परे होती है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।